एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले सीखना है कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। देखें, जो भी चीज़ इस तरह से हो, इस एरो की तरह हो, उसको हम रो बोलेंगे, और जो नंबर इसकी तरह आएंगे उसको हम कॉलम बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे पहले रो की बात कर लेते हैं, यानी इस आप बुक के ऊपर ऐसा एरो लगा लें, ऊपर आर लिख लें, और ऐसा एरो लगा के वहाँ सी लिख लें, ताकि आपको याद रह सके कि यूँ रो है और यूँ कॉलम है। पहले रो चेक कर लें। आपने ऐसे ऐसे लाइनें खींचनी, कितनी बनती हैं। इस क्वेश्चन में देखें, एक, दो, दो लाइनें बनती हैं, तो यहाँ पर दो आ गया। यहाँ पे देखें कितनी लाइनें बनती हैं, एक, दो, तीन, तीन लगा दिया। इस पे लाइन कितनी बनती है, एक, एक लगा दिया। इस पे लाइन्स कितनी बनती हैं, एक, दो, तीन, तीन लगा दिया। और इसमें कितनी लाइन्स बनती हैं, एक, दो, दो लगा दिया। ठीक है, तो रो हम इस तरह करेंगे। कॉलम की जहाँ तक बात है, कॉलम की लाइन हम ऊपर से नीचे तक खींचेंगे। जैसे एक, दो, दो आ गया, इसकी एक ही है, इसकी एक, दो, तीन है, इसकी भी तीन है, एक, दो, तीन, ये देखें। और इसकी बताएं कितनी होंगी, एक, दो और तीन, तो ये तीन होगी। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे नंबर ऑफ रोज इन ई, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ई, क्योंकि आपकी बुक में मेथड दिया हुआ है। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमने ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैंने पहले तमाम क्वेश्चंस के नीचे लिख लिया है, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ डी, सब के नीचे लिख लिया। अब हमने बताना है रो कितनी है और कॉलम कितना है। तो हम लिखेंगे पहले रो। रो का तरीकाकार बताया मैंने आपको। अगर आपने रो फाइंड करनी है तो आपने यूं लाइन लगानी है, ठीक है, ये रो के लिए। और अपने कॉलम फाइंड करना है तो आपने यूं लाइन लगानी है। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो अपनी बुक के ऊपर इस तरह एरो लगा के रख लें। तो रो के लिए हमने ऐसे लाइन खींचनी है, तो चेक करें, एक, दो, दो रो हैं, दो लिख लें। और ऑर्डर लिखने का तरीका ये होता है कि रो लिखने के बाद हम लिखते हैं डैश बाय डैश, और फिर लिखते हैं कॉलम कितने हैं। कॉलम के लिए ऐसे लाइन खींचें, एक, तो एक है, सही है। इस तरीके से ये वाला करेंगे। रो कितनी है, एक, फिर बाय, कॉलम कितने हैं, एक, दो, दो आ जाएगा। इसमें रो कितनी है, एक, दो, बाय, कॉलम कितने हैं, एक, दो, इसमें रो कितनी है, एक, दो, बाय, और कॉलम कितने हैं, एक, दो, तीन, इसमें रो कितनी है, एक, दो, तीन, फिर बाय का बाय, और कॉलम कितने हैं, एक, दो, इसमें देखें रो कितनी है, एक, और कॉलम कितने हैं, एक। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। इक्वल मतलब बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं, ज़रा देखिएगा। पहले वाले के मुताबिक देख लेते हैं। ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ज़ीरो, यानी इसका जो फर्स्ट मेंबर है, वो जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, ज़ीरो। तो ये देखिए, थ्री माइनस थ्री भी ज़ीरो होता है। अगला नंबर थ्री है, इसका भी थ्री है। ये फोर है, ये भी थ्री प्लस वन फोर है। ये भी वन है और ये भी वन है। तो ए और एफ बराबर हैं। तो आप इसको लिखेंगे कॉपी के ऊपर ऐसे, ए इक्वल एफ, ठीक है, इस तरह आंसर आ जाएगा। तो आपने सभी क्वेश्चंस के यूँ ही आंसर लगाने हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से बराबर हैं, और फिर आप उसके आंसर लगा सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट में नहीं आता। देखिए ये नाइन है, तो ये देखें फाइव प्लस फोर नाइन है। ये माइनस सेवन है, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस सेवन आएगा। तो बी और डी बराबर है। इस तरह अगर आप इसको देखें, टू थ्री ज़ार, ये सिक्स आ गया, टू में से वन निकाले वन है, ये भी वन है। टू टू ज़ार फोर, ये भी फोर है। फोर माइनस टू टू है, फोर प्लस फोर एट है, थ्री प्लस ज़ीरो थ्री है। सी और ई बराबर है, हम लिखेंगे सी इक्वल टू ई। तो ए बराबर हो गया एफ के, बी बराबर हो गया डी के, और सी बराबर हो गया ई के। तो सिंपल सा हमारे पास यही क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। अच्छा, क्वेश्चन फोर के बारे में अभी से लिख के रख लें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये पुरानी बुक में मौजूद था। है ये शॉर्ट क्वेश्चन, पर बहुत कम, कभी कभी कभार ये ना लॉन्ग में भी आया करता था। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है आप लोगों ने। है आसान बहुत ज़्यादा। मैट्रिक्स का एक ही रूल होता है, जब इक्वालिटी की बात आती है तो पोजीशन के लिहाज से हम इक्वल रखते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पे a प्लस टू लिखा है, सेम उसी पोजीशन में इक्वल के बाद फाइव लिखा हुआ है।
ये भी देखिए जो कॉर्नर इसका है वही कॉर्नर इसका है, तो हम इसको 5 के बराबर रख लेंगे। ठीक है, ऐसे लाइन लगा लें। C-3 जिस जगह पे लिखा हुआ है, इक्वल के बाद उस मैट्रिक्स में 8 लिखा हुआ है। B-1 जिस जगह लिखा हुआ है उस मैट्रिक्स में B-1 के साथ 6 लिखा हुआ है, और इस मैट्रिक्स में D+4 लिखा हुआ है और उसी पोजीशन पर यहाँ पर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें, बड़ा ही आसान है। 5, 2 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5 में से 2 निकालेंगे 3 आ जाएगा। 8 -3 है, नहीं, -3 इधर आके प्लस हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। बी 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। डी 4 प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा और डी का आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5 का भी सेम मेथड है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में देखिए पोजीशन के हिसाब से देख लें कि 4 ऑलरेडी 4 के बराबर है और 7 ऑलरेडी 7 के बराबर है। ठीक है, तो मतलब 2x+1 को बराबर रखना पड़ेगा 9 के, तो हम लिखेंगे 2x+1 बराबर है 9 के। ठीक है, इस तरीके से y बराबर है 5 के, तो y बराबर है 5 के, तो y का आंसर डायरेक्ट ही निकल चुका, इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। 2x यहीं पे रहेगा और जो +1 है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। और जैसे ही 2 आके 8 से डिवाइड होगा तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आफ्टर कटिंग होगा वो होगा 4। तो x का आंसर 4 है, y का आंसर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं वो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें याद रखें कि इसकी इंपॉर्टेंस उसी तरीके से कायम है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से करेंगे। तो a+b है, आपको अब तक सीख चुके होंगे a+b बराबर है 10 के। ठीक है, और 2d-1 बराबर है 5 के। 3b +2 बराबर है 11 के और 4 बराबर है c के। तो मैंने चारों का लिख लिया कौन किसके बराबर है। अब ये देखें c के बराबर 4 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये आंसर हमारा बन चुका है। ठीक है, अच्छा इसमें भी देखें ABC वाला एक ही नंबर है d, यानी इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 2d यहीं पर रहेगा, 5 से आकर 1 प्लस हो जाएगा, 2d यहीं रहेगा, इनको ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और d के साथ यानी 2 के साथ 6 आके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग के बाद d का जो आंसर है वो आ जाएगा 3। तो ये भी आंसर निकल आया। अब रही बात इसकी, इसको मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसमें 2 नंबर हैं a और b, तो हम पहले सिंगल सिंगल वाले कर लेते हैं। हमेशा आपने ऐसे ही किया करना है। 3b है, ये 2 इधर आके माइनस हो गया, 3b 11 में से 2 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, b यहीं पर रहेगा और 9 से 3 आके डिवाइड हो जाएगा, तो आफ्टर कटिंग b का आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब सभी का आंसर निकल चुका है, अब a का रह गया। अब a में बात क्या है कि a में a+b दिया हुआ है, a+b हमारे पास मौजूद नहीं है लेकिन हमने अभी फाइंड किया है। ये देखें b का आंसर क्या है 3, तो हम इस b की जगह लिख लेंगे 3। इस तरह हमारे पास अकेला a रह जाएगा और हमारे लिए आंसर निकालना आसान होगा। तो 3 जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा और इनको माइनस करेंगे तो 7 जवाब आ जाएगा। तो a का जवाब 7 है, b का 3 है, c का 4 है, d का p भी 3 है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो इस तरह के क्वेश्चन होता है जहाँ पे थोड़ी बहुत वैल्यू पुट करनी पड़ती है, ज़्यादा चांसेस इनके होते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन चाहे ये क्वेश्चन हो, ज़्यादा चांसेस यही है कि ये शॉर्ट में आएंगे। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी पोजीशन वाले नंबर पहले से बराबर है। ये 5 ऑलरेडी 5 के बराबर है, 11 ऑलरेडी 11 के बराबर है। तो जो नंबर बराबर नहीं है उनको लिख लेते हैं। p+q बराबर है 6 के और p-2q बराबर है 0 के। अच्छा, इसको अब सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जो तरीका सबसे आसान नज़र लग रहा है मुझे, मैं वो वाला शुरू करवाता हूँ। यहाँ अगर हम गौर करें तो 2q इधर आके प्लस हो सकता है। ठीक है, तो p बराबर हो गया 2q के, यानी इस p के बराबर की जगह पर मैं 2q लगा सकता हूँ। तो इस p की जगह मैं लिख लूँगा 2q, साथ में लिखा हुआ है q, फिर लिखा हुआ है 6। इनको ऐड कर लें, 2 + 1 3q = 6 और 6 से आके 3 डिवाइड हो जाएगा,
कटिंग करेंगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्यू का आंसर जो 2 आया है उसको दोबारा इसमें पुट कर दें। हम लिखेंगे p इज़ इक्वल टू 2, जहाँ पे क्यू लिखा है वहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो p का आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ार 4। तो इस तरह ज़रा शॉर्ट तरीके से हमारे क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे।